नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2021 के सीडीपी के पेपर को। इसके पहले हमने ईवीएस के पेपर को हल करवाया हुआ है। जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो जरूर से देख ले। चलिए ये तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 तो विकास के सिद्धांत हैं और एक विकास का सिद्धांत नहीं है। उसी को आपको पता लगाना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है कि विकास एक धारणी और एक आयामी होता है। दूसरा है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा है विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। चौथा है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो यह एकदम सही जवाब है दोस्तों। क्योंकि विकास की जो दिशा होती है वह सिरोध पदोन्मुखी होता है, यानी कि सिर से पैर की ओर होता है। बालक का सबसे पहले सिर विकसित होता है, फिर धड़ विकसित होता है और सबसे अंत में उसका क्या होती है, पैर का विकास होता है। इसी प्रकार से केंद्र से बाहर की होता है, यानी कि सबसे पहले उसका क्या होता है, सेफेलोकार्डल रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। फिर उसके बाद शरीर के अन्य अंग का क्या होता है, विकास होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। यहाँ पर संपोषण जो है वह पर्यावरण की बात की गई है, उसका नर्चर की बात की गई है। कि विकास यानी कि किसी भी बालक का जो विकास होता है उस पर आनुवंशिकता यानी कि उसे जो उसके माता पिता से गुण प्राप्त हुए हैं, तथा संपोषण यानी कि उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, चाहे उसका घर का माहौल हो, चाहे आस पड़ोस का माहौल हो, चाहे विद्यालय का माहौल हो, ठीक है, इन दोनों का ही प्रभाव बच्चे पर देखने को मिलता है। अगर सीधी बात में कहें तो जो डेवलपमेंट होता है वह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। फिर चौथा है कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यह भी सही है कि अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो उस पर समाज का भी और उसके संस्कृति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें कि विकास एक धारणी और एक आयामी होता है, तो यह गलत है। क्योंकि विकास क्या होता है, एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। अर्थात जब विकास का शारीरिक विकास हो रहा है तो उसी टाइम पे साथ साथ में उसका संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास भी होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का केवल शरीर बढ़ रहा है तो उसका दिमाग यानी कि उसका संवेगात्मक विकास नहीं होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, उसका सामाजिक विकास नहीं होगा, ठीक है, बल्कि सब साथ साथ में विकास होता है। इसलिए विकास एक आयामी न होकर बहुआयामी होता है। चूंकि हमें खोजना था कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो यही पहला ही विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास? अगर शीर्षगामी सिद्धांत की बात करें तो शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार जो बालक का विकास होता है वह सर से पैर की ओर होता है। अर्थात बालक का सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर उसके बाद उसका धड़ क्षेत्र और सबसे अंत में उसके पैर क्षेत्र में क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। यही जो नियम है वह जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी लागू होता है और जब बच्चा जन्म ले लेता है तब भी यही क्रम चलता रहता है। ठीक है, क्या होता है कि बालक का सबसे पहले क्या होता है, शरीर का ऊपरी अंग अर्थात वह अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। फिर उसके बाद वह अपने हाथों का नियंत्रण करना सीखता है, फिर वह अपने धड़ का नियंत्रण करना सीखता है और सबसे अंत में शरीर के अपने निचले भाग अर्थात पैरों का नियंत्रण करना सीखता है। तो यह किसके अंतर्गत होता है, यह किस पर लागू होता है? यह गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट पे लागू होता है। जो आपका गामक विकास है यह फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका गामक विकास न देखे शारीरिक विकास भी दिया रहेगा तो वह भी आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गामक विकास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है कि जन्म पूर्व का समय, जिसे इंग्लिश में प्री मेटल पीरियड कहते हैं। दूसरा है प्रारंभिक अवस्था, जिसे इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं। तीसरा है मध्य बचपन, जिसे मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। और चौथा है युवा अवस्था, जिसे एडोलसेंस भी
कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह है प्रारंभिक अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड। भाषा विकास के संदर्भ में जो संवेदनशील अवस्था होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, वह प्रारंभिक अवस्था होता है। इस अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं को, अपनी परेशानियों को तथा अपनी ज़रूरतों को अपने हाव भाव के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, और इन हाव भाव वह स्पष्टीकरण आदि का जो अर्थ है वह उसके माता पिता तथा जो भी लोग शिशु के संपर्क में रहते हैं वही समझ पाते हैं। और इस अवस्था में बालक रोकर, बड़बड़ाकर अपने हाव भाव को क्या करता है, व्यक्त करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं दोस्तों कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया, यानी कि कौन सी प्रक्रिया जो कि परिवार में आरंभ होती है, जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, जिसमें बच्चा अपने क्या करता है, व्यक्तिगत पहचान को जानना शुरू करता है, भाषा भी सीखता है और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित भी करता है, तो वह क्या कहलाता है? प्रारंभिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, या फिर प्रच्छन्न अव्यक्रिय समाजीकरण जिसे इंग्लिश में लेटेंट सोशलाइजेशन कहते हैं, या फिर सक्रिय समाजीकरण जिसे एक्टिव सोशलाइजेशन कहते हैं। तो कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? तो जहाँ पर भी परिवार की बात आ जाए दोस्तों, परिवार में बच्चा क्या करे, अपनी व्यक्तिगत पहचान को जानना शुरू करे, वहीं से वह सारी प्रक्रियाएं सीखे जो कि आरंभ में उसे ज़रूरत होती है। तो यह सारी क्रियाएं आपके प्रारंभिक समाजीकरण के अंतर्गत आती हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथा आदि से परिचित कराया जाता है। परिवार से ही बच्चा स्नेह करना, प्रेम करना, त्याग करना, बलिदान करना, दूसरों का सहयोग करना, परोपकार करना आदि उच्च कोटि के गुणों को क्या करता है, सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो बालक का जो आरंभिक स्तर का सामाजिकरण होता है वह कहाँ होता है? प्रारंभिक समाजीकरण के अंतर्गत होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो किस में होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, या फिर दूरस्थ पारंपरिक चरण? इसका जो सही जवाब है वह है पारंपरिक चरण। इसी को इंग्लिश में कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं पारंपरिक चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। इस चरण पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं और बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पियाजे की सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? यहाँ से एक प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं पियाजे से, आपका समायोजन और आत्मसात्करण से। दोस्तों यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा, जब बच्चा किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग किए बिना केवल नए ज्ञान को क्या करता है, अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल कर लेता है। ठीक है, जहाँ पर शामिल करने की बात आ जाए कि अपने मौजूदा ज्ञान में क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आत्मसात्करण होता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसात्करण। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को आत्मसात्करण कहा जाता है। अगर यहीं पर रहता है कि वह अपने मौजूदा ज्ञान में परिवर्तन करके, संशोधन करके नए चीज़ों को क्या करता है, एडॉप्ट करता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका समायोजन होता है, एकामोडेशन होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मीना आप शब्दों का प्रयोग करने लगी है। मीना एक छोटी सी बच्ची है जो क्या करती है, आप शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं, और उसकी समझ भी विकसित हो चुकी है। वह जान चुकी है कि जो शब्द हैं वह क्या होते हैं, वह वस्तुओं के प्रतीक होते हैं। अब तर्क करने लगी, अब उसका तर्क यानी कि रीजनिंग भी विकसित होने लगा है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण यानी कि कॉन्सेप्ट का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती, यानी कि उसे अभी भी संरक्षण और क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाओं की बात की है। सबसे पहले संवेगी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष,
दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि बच्चे को क्या है, संरक्षण और क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है। अगर उसे संरक्षण और क्रमबद्धता का ज्ञान होता तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं है तो वह उसके पहले वाली अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, क्योंकि वह तर्क भी करने लगी है, वस्तुओं के अर्थ को भी समझने लगी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है दोस्तों, जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑसवेल, रॉबर्ट एम गायने या फिर लेव वाइगोस्की। तो जहाँ पर भी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात आए दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है वह वाइगोस्की ने दिया हुआ है। इनके अनुसार अधिगम की सामाजिक अंतःक्रिया प्रक्रिया में बालकों के वास्तविक विकास के स्तर से संभावित की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार के नए ज्ञान के निर्माण में या किसी नई भाषा को सीखने में समाज निर्देशित अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। तो याद रखिएगा, आपका वाइगोस्की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सीटेट के दृष्टिकोण से। सीटेट में हर साल आपके वाइगोस्की से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। जल्दी हम इस पर अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए कि कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, या अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो जहाँ पर वाइगोस्की की बात है, वाइगोस्की ने 3 चीज़ों पर विशेष बल दिया है, समाज पे, संस्कृति पर और भाषा पे। किस पे, समाज पे, संस्कृति पे और भाषा पे। तो यहाँ पर ध्यान याद रखिएगा दोस्तों, आपको बात किया क्या है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। इनके अनुसार बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, बालक अपने वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया से सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। पहला है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, दूसरा है मौखिक दंड का प्रयोग, तीसरा है एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, या चौथा है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो जहां पर भी प्रगतिशील कक्षा की बात आए, याद रखिएगा दोस्तों, इसके बात किसने की है, जॉन डेवी ने की है। और उनके अनुसार एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है और साथ में जो टीचर होता है वह कैसा होता है, वह सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, इसमें जो अधिगम है वह क्या होता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है, यानी कि केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। यही आपका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पुरोगामी है। पहला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, चौथा है बैंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो कौन सा है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पुरोगामी है, अर्थात बच्चों में सर्वप्रथम विचार आते हैं और उसके पश्चात ही उसमें भाषा का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जाता है कि कौन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे में सर्वप्रथम विचार आता है और उसके पश्चात उसमें भाषा का विकास होता है। तो कौन कहते हैं, वह कहते हैं आपके पियाजे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? अगर आप एक टीचर हैं तो आप जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, या फिर इन चारों में से 3 तो उचित विधि है और एक उचित नहीं है, आपको उसका पहचान करना है। पहला है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। दूसरा है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था करना। तीसरा है जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। चौथा है ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। यह क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोक नहीं रहा है बल्कि जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है कि आज आप भी बालक और बालिकाओं में क्या कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं। ठीक है, तो जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली यह विधि उचित नहीं है कि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना चाहिए। इसके अलावा अध्यापक को जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना चाहिए। उसे ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। पारो एक बच्ची है जो कि अपने पिता की दुकान में क्या करती है, उनकी सहायता करती है। उसके पिता क्या है, बढ़ई है, और वह वहां पर क्या करती है, लकड़ी के टुकड़ों को मापती है जिस प्रकार से उसके पिता ने उसे सिखाया हुआ है। उसे हाल में AWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है, यानी कि उसका गणित काफ़ी कमज़ोर है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, या पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहरा हुआ वेतन को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि पारो को कहना चाहिए कि वह केवल रट कर आए, समझे ना। तीसरा है कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। चौथा है पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक करने के लिए कहना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए क्या करना चाहिए, प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का क्या करना चाहिए, समावेशन करना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषी या फिर स्थानिक? तो ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना भाषी बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के मूल हैं। इसका सही जवाब है भाषी। ठीक है दोस्तों, अर्थात भाषिक बुद्धि से तात्पर्य शब्दों व वाक्यों की बोध क्षमता से होती है और ऐसे सीखने वाले बालकों में अंकेक्षण कौशल अत्यंत विकसित होता है तथा सामान्यतः यह शिष्ट वक्ता होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण या मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा? इसका सही जवाब है सहयोगी प्रायोजित कार्य, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में सहयोगी प्रायोजित कार्य आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण और रचनात्मक होना चाहिए। इससे बच्चे विद्यालय जाने के लिए और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।